इस लेक्चर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स यानी खामियां डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या कमी रह गई। सब सोशल ग्रुप्स स्वराज के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं थे, यानी उनको स्वराज से कोई लेना देना नहीं था, या कहें उन्हें कांग्रेस वाले स्वराज से कोई मतलब नहीं था। ऐसा ही एक ग्रुप देश के सो कॉल्ड अछूतों का था। ये वे लोग थे जो सदियों से वर्ण व्यवस्था से के रिजिड यानी कड़क कट्टर स्ट्रक्चर से ऑप्रेस थे और शायद कई जगह आज भी हैं। 1930 के बाद ये स्वयं को दलित कहलाने लगे। कांग्रेस ने दलित भाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ऊंची जात वाले सनातनियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस बनी ही उच्च जाति वाले व्यक्तियों से थी। खुद चाचा जी भी तो बारामन कहलाते थे। पर गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि बिना छुआछूत को हटाए स्वराज 100 ईयर्स तक नहीं आ सकता। एकदम क्या हुआ? असल में बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग इलेक्टोरेट रिफॉर्म्स की बात कही। आगे बताता हूं। गांधी ने दलित भाइयों को ईश्वर की संतान यानी हरि के जन बताया और नाम दिया हरिजन। ऐसा करके गांधी ने शायद उन्हें और अलग कर दिया। मंदिरों, पब्लिक कुओं, तालाब, सड़कों पर उन्हें एंट्री और समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला यानी कि लैट्रिन उठाने के काम को इज्जत दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया। यहां मैं बताना चाहता हूं कि आज से कई साल पहले तक फ्लश वाले टॉयलेट नहीं होते थे, ना ही सीवर, जो कि आज भारत के कई शहरों में नहीं है। शहरों में रहने वाले लोगों के घर से लैट्रिन उठाने वाला अपने हाथों से उठाकर सर पर रखकर फेंकने जाता था। बहुत ज्यादा दर्द के साथ कहता हूं कि आजादी के 40 साल के बाद तक भी यह चलता था। तभी शायद आज के प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से 15 अगस्त वाले दिन टॉयलेट के लिए आह्वान करना पड़ा और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बनी। गांधी ने उच्ची जात वालों को कहा कि मन में बदलाव लाओ और छुआछूत का पाप मत करो। दोस्तों, मैंने ये छुआछूत आज भी होती देखी है। जब घरों में काम करने वाली बाइयां या दूसरी नीची जात वाले लोगों के लिए अलग पानी का गिलास रखा जाता है। अगर गांधी जी की कांग्रेस उनके सच्चे विचार को 70 साल में लागू नहीं कर पाई तो क्या यह सब फर्जी दर्द था? पर बहुत सारे दलित अपने ग्रुप की समस्याओं का हल खुद ढूंढना चाहते थे और संगठित होने लगे। उन्होंने पढ़ाई के लिए अलग सीट्स की मांग की और कहा कि अलग इलेक्टोरेट हो जहां सिर्फ दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि यह सोशल हैंडीकैप सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही दूर हो सकता है। दोस्तों, आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब अच्छे घर की औरतें तक को नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसे में एक कॉलेज में एक नीची जात वाले को सीट कैसे दी जाती? ऐसा सिर्फ अपने ही नहीं था, अमेरिका में भी नस्ल भेद यानी रेसिज्म से लड़ रहा था। वहां पर ब्लैक्स के साथ ये सब हो रहा था। इसलिए गांधी जी और कांग्रेस वाले डिसोबीडियंस में उनकी पार्टिसिपेशन ना के बराबर थी। और यह हालत नागपुर और महाराष्ट्र में ज्यादा थी, जहां पर दलित भाइयों का संगठन काफी मजबूत था। बेसिकली जहां इन भाइयों को बाबा साहब जैसे दर्द लेने वाले लीडर मिल गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट हो जहां से दलित ही चुने जाएं और उनका चुनाव भी दलित समाज ही करे। और इस बात को लेकर उनका गांधी से काफी विवाद भी हुआ। और जब अंग्रेज सरकार ने बाबा साहब की बातें मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का कहना था कि अलग इलेक्टोरेट होने से समाज में एकता नहीं आएगी और दलित मेन स्ट्रीम में मिल नहीं पाएंगे। एट लास्ट अंबेडकर जी ने गांधी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर साइन कर दिया। इससे डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिन्हें बाद में शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाने लगा, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स तो मिल गई, पर उनका चुनाव आम जनता से ही होना था। पर फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस पर भरोसा नहीं करता था और कांग्रेस की लीडरशिप में चल रहे सिविल डिसोबीडियंस से दूर ही। दोस्तों, अब मुस्लिम्स की बात करते हैं। मुस्लिम्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का भी कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस के लिए ठंडा सा ही रिस्पॉन्स रहा।
नॉन कॉपरेशन और खलीफत मूवमेंट्स के टाई फिस होने के बाद से मुस्लिम कांग्रेस से अलग थलग थे। जिन्ना पढ़ा लिखा लीडर था और साथ साथ हिंदुओं को साथ लेकर चलता था, और उसी की वजह से 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। जिन्ना गांधी के सत्याग्रह को एनार्की यानी अराजकता मानता था और कहता था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जिन्ना मुसलमान होने के बावजूद खलीफत के खिलाफ था और बोला कि यह एक धार्मिक आंदोलन है जिसका नेशनलिज्म से जोड़कर मिसयूज नहीं करना चाहिए। एक अमीर गुजराती व्यापारी घर में पला, बॉम्बे और लंदन में पढ़ा, सूट बूट पहनने वाला जिन्ना अंग्रेजी बोलता था, पर गांधी जी लोकल कपड़े पहन, हिंदी बोल और राम नाम का कीर्तन कर लोगों को और कांग्रेस को ज्यादा पसंद थे। असल में इस किताब में जो भी कहा गया हो, 1920 का कांग्रेस का नागपुर सेशन, जिसमें गुजराती ऑडियंस ने गांधी को चीयर किया और जिन्ना को बोलने नहीं दिया, गांधी का नेहरू के प्रति कुछ ज्यादा ही लगा, जिन्ना के कैदे आजम और पाकिस्तान के बीज बोने की शुरुआत थी। पर गांधी के बायस्ड बिहेवियर से वो अलगाव महसूस करने लगा और खलीफत के बाद मुसलमानों को लगा कि उनका यूज किया गया है। एनीवेज 1920s में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के करीब हो गई, और जैसे जैसे दोनों कम्युनिटीज के रिलेशन खराब होते गए, दोनों कम्युनिटीज वायलेंट जुलूस निकालने लगी, जिसमें हथियार और नारे दोनों होते थे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम्स में दंगे होने लगे और हर दंगे के साथ दोनों कम्युनिटीज के बीच फासले बढ़ते चले गए। गांधी नेहरू की कांग्रेस और जिन्ना की मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन करने की कोशिश की और 1927 में लगता भी था कि इनकी दोस्ती हो जाएगी, ऐसा इस किताब में लिखा है। चूंकि जिन्ना की भी अंबेडकर की तरह एक अलग इलेक्टोरेट की मांग थी, उसने ऑफर की कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और उन प्रोविंशियल असेंबलीज जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, जैसे पंजाब और ईस्ट बंगाल में, अगर मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दें तो वो अलग इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ने को तैयार है। अभी रिप्रेजेंटेटिव्स के इस मुद्दे पर नेगोशिएशन चली रही थी कि 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा ने कॉम्प्रोमाइज को अपोज किया, तो गठबंधन की संभावनाएं समाप्त हो गई, ऐसा ये एनसीईआरटी की बुक कहती है। इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही नाराज नहीं हुए थे, बल्कि सिख समाज भी कांग्रेस से दूर हो गई थी। यह सब बातें यहां नहीं लिखी। दोस्तों, सच के वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप साथ रहें तो। आपकी सब्सक्रिप्शन हौसला बढ़ा देती है। आगे डिस्कस करेंगे कि भारत माता कौन थी, तिरंगा क्या था, कैसे इन सिंबल्स ने हमारे भोले आजादी के सिपाहियों को इंस्पायर किया।